साईं IAS अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा का रूपांतरण तथा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो आज हम 4 बातें ऊर्जा के संबंध में पढ़ेंगे और ये जो ऊर्जा वाला टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत और ऊर्जा का रूपांतरण। ठीक है, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था पहले, कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था ऊर्जा किसे कहते हैं। तो उसको हम देखें तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते थे। ऊर्जा कितनी होगी? ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होगी। ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, इसलिए ऊर्जा का मात्रक था जूल, ऊर्जा की बीमा थी ml²T-2 और ऊर्जा का जो ऊर्जा राशि थी वो अदिश राशि थी। हालांकि मैंने वाट घंटा, किलोवाट घंटे में बताए थे, ये भी ऊर्जा के मात्रक हैं। वैसे ऊर्जा मैंने बताया था कई प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा होती है ना। उसी में प्रकाश ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा होती है, चुंबकीय ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, तापीय ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है ना, जल ऊर्जा होती है और भी अनेक प्रकार के ऊर्जा के प्रकार हैं। यहाँ हम सिर्फ बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऊर्जा के संबंध में। ठीक, तो मैंने कुछ चीज़ों को मेंशन कर रखा है पहले ही, ताकि आपको जो है वो चीज़ें समझने में दिक्कत महसूस ना हो। देखिए क्या है यांत्रिक ऊर्जा। तो हमने जो बात रोकी थी पिछली क्लास में वो यांत्रिक ऊर्जा पर रोकी थी और मैंने कहा था कि मैं फ़िलहाल यहाँ हम लोग यांत्रिक ऊर्जा ही पढ़ेंगे और बाद में एक ध्वनि का चैप्टर आएगा, उसमें ध्वनि ऊर्जा पढ़ेंगे। प्रकाश का चैप्टर आएगा, उसमें प्रकाश ऊर्जा पढ़ेंगे। विद्युत का चैप्टर आएगा, उसमें विद्युत ऊर्जा पढ़ेंगे। चुंबक का चैप्टर होगा, उसमें चुंबकीय ऊर्जा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम अलग अलग चैप्टरों में इन चीज़ों को पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा। पहला सवाल ये, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, तो मैंने लिखा है कि कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। कार्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है या कार्य करने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे हम मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी या फिर यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के कितने रूप होते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा के 2 रूप होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं। गतिज ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? तो गतिज ऊर्जा एक यांत्रिक ऊर्जा है। और पूछेगा स्थितिज ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? तो स्थितिज ऊर्जा भी एक यांत्रिक ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा हो या स्थितिज ऊर्जा हो, दोनों यांत्रिक ऊर्जा ही होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। या आप ये कह सकते हो कि यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को मिला दिया जाए, मतलब गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा अगर दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाती है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, सबसे ज़्यादा सवाल गतिज ऊर्जा के होंगे, फिर स्थितिज ऊर्जा के होंगे। देखिए आगे गतिज ऊर्जा क्या है? तो मैंने लिखा है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। आप खुद से सवाल पूछिए, क्या गति करती हुई वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता होती है या नहीं होती? क्या गतिशील वस्तुएं कार्य करती हैं या नहीं करती? तो गतिशील वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता होती है। घूमता हुआ पंखा, उसमें गतिज ऊर्जा है और उसी पंखे से कार्य हो रहा है, हमें ठंडक का अनुभव होता है। ठीक है, अगर हम मोटरसाइकिल पे बैठ के, मोटरसाइकिल गति करती है और हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का कार्य संपन्न होता है गति के कारण। ठीक है, तो गति, अगर किसी वस्तु में गति है तो उस वस्तु में कार्य करने की क्षमता है, और अगर कार्य करने की क्षमता उस वस्तु में है तो समझिए उस वस्तु के अंदर गतिज ऊर्जा है। ठीक है, अब देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ये, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है KE काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, 1/2 mv²। अब चूंकि जैसे मैंने लिखा है गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा कोई सी भी हो, ऊर्जा का मात्रक जूल होगा। चाहे प्रकाश ऊर्जा हो, ध्वनि ऊर्जा हो, चुंबकीय ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, ऊर्जा का मात्रक जूल होगा। बीमा भी सबकी एक सी होगी। तो देखिए जो कार्य की बीमा है वही बीमा किसकी है?
बोई बीमा किसकी है? स्थितिज ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा की, ऊर्जा की, है ना। तो इसकी बीमा है ml² t-2। कैसी राशि है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये अदिश राशि है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं सामने। कुछ चीज़ें क्या निकल कर आती हैं सामने, देखिए। ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें 1/2 तो गिनती है जो कि स्थिर है, mv², मतलब गतिज ऊर्जा जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो दो चीज़ों पर निर्भर करेगी, द्रव्यमान पर और वेग के स्क्वायर पर, द्रव्यमान और वेग के स्क्वायर पर। मैंने लिखा है कि यदि वेग अपरिवर्तित रहे, मतलब वेग ना बदले, अगर वेग अपरिवर्तित रहता है, वेग नहीं बदलता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी अनुक्रमानुपाती m, ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। मतलब अगर m का मान बढ़ेगा तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, m का मान घटेगा तो उसके अंदर की गतिज ऊर्जा भी घट जाएगी। इसे आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा वयस्क व्यक्ति है, दोनों जो हैं समान वेग से दौड़ रहे हैं। उनके वेग कैसे हैं? समान वेग से दौड़ रहे हैं। किसके टकराने से हमें ज़्यादा चोट लगेगी? तो वयस्क व्यक्ति, चूंकि उसमें द्रव्यमान ज़्यादा होगा इसलिए उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि उन दोनों के वेग समान है, तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसके अंदर गतिज ऊर्जा भी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। कब ज़्यादा होगी ये मैंने लिखा है, वेग कैसा हो? अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो लिखा हुआ देखो, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या गुनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। ये मैंने लिखा, देखिए ये मैंने बताया कि k अनुक्रमानुपाती m के, अगर m को आप दुगुना कर दोगे तो k का मान भी कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब उसका वेग अपरिवर्तित रहे, वेग ना बदले। जैसे 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है और वो 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ रही है। ठीक है, अगर 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु होगी और वो 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो भी दौड़ेगी, तो 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा होगी। उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है, ये लिखा है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। आधी कब होगी? जब द्रव्यमान आधा कर दोगे, के अनुक्रमानुपाती 1/2। अगर द्रव्यमान को आधा कर दिया है तो आधी हो जाएगी और द्रव्यमान को दुगुना कर दिया है तो दुगुनी हो जाएगी। शर्त उसमें यह है कि उसका वेग ना बदले, वेग में परिवर्तन ना हो। ठीक है, चलिए और देखते हैं। इस वाले नियम में मैंने क्या करा था, हमने इस वाले में पहले ये जो है वेग को अपरिवर्तित रखा है, वेग नहीं बदला है उसका। अब की बार क्या करेंगे? द्रव्यमान को अपरिवर्तित रखेंगे। तो द्रव्यमान को अपरिवर्तित रखेंगे तो मैंने लिखा है, देखिए जब वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे, मतलब द्रव्यमान ना बदले, तो k बराबर 1/2 mv²। हम कह रहे हैं कि द्रव्यमान सेम है, वो नहीं बदल लिया, तो v किसके अनुक्रमानुपाती होगा? k के, है ना। तो k अनुक्रमानुपाती v²। अगर v का मान बढ़ता है तो k का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है। और अगर v का मान घटेगा तो k का मान भी घट जाएगा। जैसे अगर 2 वस्तुएं हैं, एक मेरे हाथ में 1 किलोग्राम की गेंद है, दूसरी भी 1 किलोग्राम की गेंद है। एक गेंद जो है मैंने फेंक दी है और वो 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी है। एक गेंद जो 2 किलोग्राम की है वो मैंने 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दी है। तो किस गेंद को रोकने में आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी? 2 किलोग्राम वाली जिसका वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है, और दूसरी भी 2 किलोग्राम वाली जिसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है। तो जिसका वेग ज़्यादा होगा उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, या आप ये कहें कि उसमें ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी क्योंकि उसका वेग ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये मैंने लिखा है कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। खूब आता है एग्जाम में सवाल ये कि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दें। देखिए मैंने लिखा कि k अनुक्रमानुपाती v²। अगर b को दुगना कर दोगे तो k अनुक्रमानुपाती 2 का स्क्वायर, k अनुक्रमानुपाती 2 का स्क्वायर हो गया 4। कितना हो गया? 4। तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे किसी वस्तु का वेग हमने दुगना करा, k का मान कितना हो गया? 4 गुना हो गया। ठीक है,
यदि किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। अब वेग कितना कर रहे हैं आप? वेग कर रहे हैं आधा। देखिए k अनुक्रमानुपाती v स्क्वायर, वेग आधा कर दो तो k अनुक्रमानुपाती 1/2 का स्क्वायर, बताओ k अनुक्रमानुपाती 1/4। तो वेग को जैसे आपने आधा करा, काइनेटिक एनर्जी कितनी रह गई, गतिज ऊर्जा कितनी रह गई? 1/4। तो ये दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में कि वेग दुगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुना। अच्छा, वेग 3 गुना कर दोगे तो गतिज ऊर्जा 3 का वर्ग करो कितनी हो गई? 9 गुना। अगर वेग 4 गुना कर दोगे तो गतिज ऊर्जा 4 का वर्ग 16 गुना। ठीक है, ऐसी वेग चौथाई कर दोगे तो गतिज ऊर्जा 1/16 गुना। ठीक है, चलिए और देखो, 2 बातें और हैं। क्या लिखा है? ये कह रहे हैं कि जब 2 वस्तुओं के द्रव्यमान समान हों तब उस वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी जिसका वेग अधिक होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है कि अगर 2 वस्तुओं के द्रव्यमान समान हैं, 2 समान द्रव्यमान की वस्तु, दोनों के वजन 2-2 किलोग्राम है, ठीक है, अगर वो फेंकी जा रही हैं और उनके वेग अलग अलग हैं, तो किस वस्तु में ऊर्जा ज़्यादा होगी? किसको रोकने में ज़्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा? द्रव्यमान तो दोनों के समान है, जिसका वेग ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात समझ लेना, यदि 2 वस्तुओं के द्रव्यमान समान हो तब उस वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी जिसका वेग अधिक होगा, है ना। तो k1/k2 बराबर v1 का स्क्वायर बटे v2 का स्क्वायर, वहीं से है सब बात है। आगे मैंने लिखा है यदि 2 वस्तुओं के वेग समान हो, इस बार क्या समान है? वेग समान है। जैसा कि मान लो, जैसा मैंने कहा, एक छोटा बच्चा और एक बड़ा आदमी, दोनों के द्रव्यमान अलग अलग हैं, वेग समान है, दोनों समान गति से दौड़ रहे हैं। अगर कोई टकरा जाए आपसे, छोटा बच्चा टकरा जाए या बड़ा व्यक्ति टकरा जाए, तो दोनों के वेग समान है, तो किसके टकराने से आपको आघात मतलब चोट ज़्यादा लगेगी? ठीक है, या किसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा? ठीक है, तो किसको? देखो, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी जिसका द्रव्यमान अधिक है। इसका मतलब वयस्क व्यक्ति जो है उसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी या उसके टकराने से हमें ज़्यादा आघात होगा। ठीक है, और देखो कुछ मैंने उदाहरण लिखे थे, गतिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। जैसे बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। लुढ़कते हुए पत्थर में कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। घूमते हुए पहिए में कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। अगर कोई वस्तु गति करती है और गति अगर कोई वस्तु कर रही है, जैसे पंखा घूम रहा है तो घूमते हुए पंखे में गतिज ऊर्जा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो दौड़ते हुए व्यक्ति में गतिज ऊर्जा, है ना। ठीक है, तो जहाँ वस्तुएं दौड़ती हुई नजर आएंगी, चलती हुई नजर आएंगी, गति करती हुई नजर आएंगी, उनके अंदर जो एनर्जी होगी वो गतिज ऊर्जा कहलाएगी। घड़ी की जो सुइयां हैं जब वो चल रही होती हैं तो उनमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब दूसरा पोर्शन अपने पास में स्थितिज ऊर्जा। बेटा क्या है? स्थितिज ऊर्जा। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है स्थितिज ऊर्जा का। ठीक, वो है स्थितिज ऊर्जा। देखो मैंने लिखा कुछ, भाई गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक, देखो क्या है, हाँ ये लिखा गया है कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, लोकेशन के कारण, सिचुएशन के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। जैसे बांध के पानी में कौन सी ऊर्जा होगी? अगर डैम का पानी ऊपर तक भरा हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा, और जब पानी नीचे गिरेगा तो स्थितिज ऊर्जा बदल जाएगी गतिज ऊर्जा में, है ना। ऊंचाई पर रखे पत्थर में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। ऊपर कोई पत्थर रखा हुआ है तो घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, जब घड़ी की चाबी को भर देते हैं आप तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। और जब वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा बदलती है तो घड़ी की सुइयां चलती हैं। ठीक, कह रहे हैं कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई, U बराबर mgh। मात्रक क्या होगा? जूल। बीमा क्या है ऊर्जा की? एक ही है, ml²T-2। स्थिति राशि कैसी है? अदिश राशि है। अब यहाँ से चीज़ों को समझना है। देखिए समझना, ये कह रहे हैं U अनुक्रमानुपाती m, अगर G और H स्थिर रहें, G और H ना बदलें, G और H का मान ना परिवर्तित हो,
तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। मतलब द्रव्यमान को बढ़ा दोगे तो गतिज स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, छत के ऊपर एक 10 ग्राम का कोई पत्थर रखा हुआ, 10 ग्राम की कोई पथरी या पत्थर रखा हुआ है छत के ऊपर, अगर वो नीचे की तरफ गिरता है और मान लीजिए किसी व्यक्ति के वो पैर पे गिरता है 10 ग्राम का पत्थर, तो उससे चोट लगेगी। ठीक है, उतनी ही ऊंचाई पर 1 किलोग्राम का पत्थर गिरे उतनी ऊंचाई से, तो किससे चोट ज़्यादा लगेगी? ऊंचाई उतनी है, गुरुत्वाकर्षण जी का मान इतना ही है। ठीक है, तो चोट ज़्यादा लगेगी या नहीं लगेगी? ज़्यादा लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि अगर समान ऊंचाई और समान गुरुत्वीय त्वरण है तो जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसी वैसी उसके अंदर कार्य करने की क्षमता भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर समान ऊंचाई से कोई 2 वस्तुएं गिरती हैं, समान ऊंचाई से 2 वस्तुएं गिरती हैं जिनके द्रव्यमान अलग अलग हैं, एक कम वजन की और एक ज़्यादा वजन की है, समान ऊंचाई से अगर वो गिरती है, ठीक है, तो याद रखें जो वस्तु भारी होगी उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे कह रहे हैं जी और एच। देखिए अगर इसमें अब की बार एम को और एच को स्थिर मान लिया जाए तो यू अनुक्रमानुपाती जी के, जैसे जैसे जी का मान बढ़ेगा वैसी वैसी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और जैसे जैसे जी का मान घटेगा वैसी वैसी स्थितिज ऊर्जा भी घट जाएगी। हाइट देखिए, हाइट है ना, अगर एम और जी समान रहें, ये ना बदलें, तो फिर यू अनुक्रमानुपाती एच, इसका मतलब हो गया कि एच के बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। एच के बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। कैसे? 10 ग्राम का पत्थर है ना, सिंगल बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिरती है, 10 ग्राम की पथरी एक 10 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, तो हाथ पर जब वो गिरेगी तो चोट लगेगी। अब 10 ग्राम की पथरी को 20 मीटर की ऊंचाई से नीचे की तरफ गिराइए आप, चोट ज़्यादा लगेगी कम लगेगी? चोट ज़्यादा लगेगी। और अगर मैं 100 मीटर की ऊंचाई से गिराऊं तो और ज़्यादा लगेगी। क्यों लगेगी? क्यों लगेगी? क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसी वैसी स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता चला जाता है, उसमें कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है। जो ओले गिरते हैं, मान लीजिए छोटे ओले होते हैं, वो क्षोभमंडल से जब गिरते हैं तो कई सौ मीटर की ऊंचाई से जब वो गिरते हैं तो छोटे छोटे भी बहुत आघात पहुंचाते हैं, बहुत चोट लगती है उनसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाएगी, ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, वैसी वैसी आघात चोट ज़्यादा लगेगी। ठीक है, चलिए आगे देखें ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? पहला सवाल है ना, पहला सवाल, इस नियम का प्रतिपादन जो करा था, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? जूलियस रॉबर्ट मेयर। जूलियस रॉबर्ट मेयर ने ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया था, इसलिए ऊर्जा संरक्षण का जनक कौन कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण के जनक कहलाते हैं जूलियस रॉबर्ट मेयर। जूलियस रॉबर्ट मेयर को ऊर्जा संरक्षण का जनक कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम में क्या है? देखिए इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात विश्व की संपूर्ण ऊर्जा नियत रहती है। दुनिया में जितनी भी एनर्जी है सब नियत है, बस ऊर्जा का रूप बदल जाता है। तो आप ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ऊर्जा को ना आप नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा के रूपांतरण के बारे में देखिए, ये बहुत अच्छे सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे विद्युत बल्ब सुना होगा आपने, बल्ब, जो बल्ब होते हैं वो बल्ब क्या करते हैं? बल्ब में विद्युत ऊर्जा देते हैं हम, लाइट, तो वो बल्ब विद्युत ऊर्जा को बदल देता है प्रकाश में और ऊष्मा में। तो बल्ब क्या करता है? बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत सेल क्या करते हैं? विद्युत सेल जो बैटरी होती है वो रासायनिक ऊर्जा को, विद्युत सेल क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मोमबत्ती क्या करती है? तो मोमबत्ती की जो रासायनिक ऊर्जा है, केमिकल एनर्जी, मोमबत्ती से प्रकाश बनता है तो वो सब प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करते हैं? जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ये सौर ऊर्जा के जो पैनल हैं, ये सौर ऊर्जा को मतलब प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देंगे? विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन क्या करता है? जो मोबाइल में होता है, टेलीफोन में होता है, वो हमारी साउंड को, ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो माइक्रोफोन जो टेलीफोन में होता है वो ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? वो उसका उल्टा काम करता है, विद्युत ऊर्जा को वो ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, लाउड स्पीकर।
वाद्य यंत्र ढोलक है, सितार है, गिटार है, सब क्या करते हैं, कार्य जब इनके ऊपर होता है, जब ढोलक को पीटा जाता है तो उसका कार्य होता है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, और वह यांत्रिक ऊर्जा ढोलक को पीटने पर किसमें बदल जाती है, ध्वनि ऊर्जा में। कोई सा भी इंजन है, चाहे वो डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, गैस इंजन, कोई भी इंजन हो, वो उसमें ऊर्जा को किस में बदलेगा, वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है। और देखो 2-4 नाम हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पौधे सौर ऊर्जा को बदल देते हैं रासायनिक ऊर्जा में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल। ठीक। डायनेमो क्या क्या काम करता है, डायनेमो क्या काम करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तुमने देखा होगा जो जनरेटर होते हैं, जनरेटर के आगे डायनेमो लगा होता है, वो डायनेमो क्या करता है, जो जनरेटर यांत्रिक कार्य करता है, घूमता है उसका व्हील वगैरह, तो उससे जो यांत्रिक कार्य होता है उस कार्य से बिजली बनाता है डायनेमो। ठीक। हाँ, मोटर क्या करती है, कोई सी मोटर, पानी की मोटर या किसी प्रकार की मोटर है, उसमें बिजली की सप्लाई होती है, विद्युत की सप्लाई होती है, वो यांत्रिक कार्य करती है। ठीक है। तो बेटा इस तरह से जो है हमने ऊर्जा के चैप्टर को फिनिश कर लिया है। अब ऊर्जा का चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, और हम नया टॉपिक कल लगाएंगे। ठीक है, जो कि अलग टॉपिक होगा इससे। तो ऊर्जा किसे कहते हैं ये मैंने एक वीडियो में बता दिया था। ऊर्जा बहुत सारे प्रकार की होती है। फिलहाल यांत्रिक ऊर्जा हमने पढ़ ली है। यांत्रिक ऊर्जा में हमने गतिज ऊर्जा पढ़ा, स्थितिज ऊर्जा पढ़ा, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा, और ऊर्जा का रूपांतरण पढ़ा। तो यहाँ से कई एग्जामों में उत्तर प्रदेश PCS, समूह या SSC, रेलवे जैसे एग्जामों में तमाम क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज क्लास यहीं रोकते हैं, मिलते कल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।